FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्राइवेट हॉल में एक प्राइवेट इजलास जारी था। वहां एक लंबी मेज के अतराफ इंटेलिजेंस के सिर्फ वो आला अफसरान बैठे हुए थे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खुफिया एजेंसियों की सरबराही करते थे। उस कमरे में जो इजलास हुआ करते थे और वहां जो पॉलिसियां मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती थीं, उन पॉलिसियों के मुताबिक वो अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों के सुराग रसानों को हरकत में लाया करते थे। उस इजलास के एजेंडे में सरे फहरिस्त पाकिस्तान का मसला ज़ेर बहस था। पाकिस्तान में CBI यूं तो एक खुफिया एजेंसी थी, लेकिन हंगामी हालात के वक्त एक से ज्यादा एजेंसियां एक्शन में आ जाती थीं। इस इजलास के डायरेक्टर जनरल ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले उबूरी हुकूमत के दौरान में हमारी 4 खुफिया एजेंसियां काम कर रही थीं। हमने इलेक्शन के नताइज से लेकर दुर्दाना बेगम की हुकूमत कायम करने के मरहले तक बिला रोक-टोक कामयाबियां हासिल की, लेकिन सिर्फ एक दिन में हमारी कामयाबियां अचानक नाकामियों में कैसे बदल गईं। एक अफसर ने कहा, पाकिस्तान में सियासी तब्दीली के सिलसिले में ये हमारा तीसरा इजलास है। हम ये मालूम नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ हमें नाकामी कैसे हुई। उन दिनों हमारी 4 एजेंसियां वहाँ सरगर्म अमल रहीं। यहाँ चारों एजेंसियों के सरबराह मौजूद हैं। पिछले 2 इजलास में ये हमें मुतमईन न कर सके, ऐसे दुश्मन की या ऐसी एजेंसी की निशानदही न कर सके जिसे हम गिरफ्त में लेकर हमें नाकाम बनाने वालों की साजिशों को समझ सकें। एक एजेंसी के सरबराह ने कहा, मैं पाकिस्तान में था। मेरे लिए खतरा इसलिए नहीं था कि अमीर हमजा और राजा नवाज की मुदाखलत का कोई अंदेशा नहीं रहा था। हमने गॉडफादर हाशिम की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इलेक्शन के करीब वो फिर पावर में आ गया। एक ने कहा, हाशिम अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर है। वो जराइम का बादशाह है, लेकिन सियासी जराइम को उसकी गहराइयों तक नहीं समझ पाता। आलमी सतह के बड़े बड़े मुजरिमों ने हथियारों से, नकद रकूमात से और खुद वहां पहुंचकर हाशिम को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया है, लेकिन वो आलमी सतह के मुजरिम भी सियासी हेरा फेरी को नहीं समझते। दूसरे ने कहा, वो तमाम मुजरिम लेडी डॉक्टर आमना के अकीदतमंद हैं। ये हम मालूम कर चुके हैं कि डॉक्टर आमना के हुक्म पर तमाम बड़े मुजरिम हाशिम का साथ दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आमना भी सियासी हथकंडे नहीं जानती है। अगर वो बराह रास्त हमारी नाकामी की वजह बनती तो हम उसे किसी हादसे से 2-4 करके खत्म कर देते। इजलास के सरबराह ने कहा, इस आलमी शोहरत रखने वाली डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने वाली बात कभी न सोचो। उसकी मौत से आइंदा हमारी सियासी चालें नाकाम हो सकती हैं। आप नाकामी की नहीं, कामयाबी की बात पर रोशनी डालें। वो बोला, अब एक हस्ती और है और वो है ताबानी। क्या ये चाल समझ में आती है कि वो दुश्मन बनकर डॉक्टर आमना को जबरन इंडिया ले गई, फिर दोस्त बनकर पाकिस्तान वापस आ गई? उसने ऐसा क्यों किया? वही एक ऐसी हस्ती है जिसने दुर्दाना बेगम और उसके कामयाब सियासतदानों को चैलेंज किया था कि वो दुर्दाना को हलफ बर्दारी के लिए असेंबली तक पहुंचने नहीं देगी। एक ने तायद की, इस पहलू पर गौर किया जाए कि उसने अपना चैलेंज पूरा किया। दुर्दाना को असेंबली जाने दिया, लेकिन हुकूमत बनाने न दी, और दुर्दाना ने जिस मुराद को सजाए मौत से बचाने के लिए जेल से रिहा करवाया था, वो उस मुराद को भी साथ लेकर कहीं रूपोश हो गई। भारत में जो खुफिया एजेंसी काम कर रही थी, उसके सरबराह ने कहा, मैं बड़ी हद तक उसकी हिस्ट्री जानता हूँ। वो एक बेटे की हैसियत से पैदा हुई थी, फिर उसकी जिन्स तब्दील हो गई, लेकिन वो तवील अरसे तक अपने औरत होने वाली बात छुपाती रही। वो एक जबरदस्त फाइटर होने के अलावा ज़हीन और मामला फहम है। मुराद उसके होने वाले बच्चे का बाप है, इसलिए वो मुराद को ले गई है। उसकी बुनियादी खुसूसियत ये है कि वो बहुत जिद्दी है। जो काम करने की ठान लेती है उसे कर गुजरती है। उसकी जिद की मिसाल हम सबके सामने है। जेल में उसका फोन टैप किया गया। उसने मुराद से कहा था कि उसे दुर्दाना की पार्टी में जाने नहीं देगी। उसने ये जिद पूरी की। मुराद के बाजू में छुपे हुए डिटेक्टिव आले को भी नाकाम बनाकर उसे अपने साथ ले गई। दूसरी जिद के मुताबिक उसने दुर्दाना को हलफ बर्दारी के लिए स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया। कई अफसरान ने कहा, फिलहाल पाकिस्तान में वही एक ताबानी सरगर्म अमल दिखाई दे रही है। अमली तौर पर सियासी मुकाबला कर रही है। उसके अलावा कोई और नुमाया तौर पर चैलेंज बनने वाला लीडर नहीं है। डायरेक्टर जनरल ने कहा, ताबानी को अव्वलीन अहमियत दी जाए। पाकिस्तान के हर मकाम पर हमारे सुराग रसां भेजे जाएं, जहां उसकी रूपोशी का गुमान हो सकता है। 2 अहम बातों का ख्याल रखा जाए। एक तो ये कि मुराद उसके साथ हो, खा वो मेकअप में हो। दूसरी बात ये कि पहली फुर्सत में मालूम करो ताबानी के कितने माह का हमल है। जिस औरत का पेट उभरा होगा उसे जरूर चेक करो। पाकिस्तान में काम करने वाली खुफिया एजेंसियों के सरबराहान अपने डायरेक्टर जनरल की हिदायत नोट करने लगे। फिर डीजी ने कहा, आप फिलहाल ताबानी का बाब क्लोज करें और एक दूसरे पहलू पर गौर करें। अमीर हमजा बैरूनी ममालिक में भी रहकर हमारी सियासी चालों का तोड़ करता था।
क्या उसके बाद भी कोई ऐसा छुपा रुस्तम है जो बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तान के करप्ट सियासतदानों के दिमागों का फोड़ा बना हुआ है और ताबानी के जरिए या कई और जराए से 4 सियासतदानों को दुर्दाना की पार्टी छोड़कर जाने पर मजबूर कर चुका हो? वो सब सोचने लगे। फिर भारत में काम करने वाली एजेंसी के सरबराह ने कहा, ओ यस सर, हम अपने पहले इजलास से डॉक्टर आमना के बेटे फरमान को भुला रहे हैं। कालिया और शिल्पा की फाइल में जो रिपोर्ट्स हैं उसमें फरमान का नुमाया जिक्र है। शिल्पा अपने बाप कालिया को लंदन पुलिस से रिहाई दिलाने के लिए एक ब्लैक होंडा अकॉर्ड को बम से उड़ाने की धमकी देती है। पुलिस शहरी अमन अमान की खातिर उसके बाप कालिया को रिहा करती है, लेकिन दूसरी तरफ फरमान उसकी बेटी शिल्पा को लेकर फरार हो जाता है। रिपोर्ट में ये सबसे अहम बात लिखी हुई है कि फरमान ने ही कालिया के दोनों घुटनों की हड्डियां तोड़ी थी, जिसके नतीजे में कालिया आज भी लंदन के अस्पताल में जेर इलाज है। और अजीब बात यह है कि फरमान की मां डॉक्टर आमना ही उस कालिया का इलाज कर रही है। डीजी ने कहा, इसका मतलब है फरमान बहुत ज्यादा एक्टिव और तेज तर्रार है। लंदन के सुराग रसानों से कहो वो कालिया के जरिए फरमान के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करें। भारतीय डेस्क वाले ने कहा, सर, जब ताबानी जबरन डॉक्टर आमना को ले गई थी तो फरमान उसके ताकुब में गया था। वहां जाकर बाजी कुछ अजीब अंदाज में पलट गई। वहां जाकर ताबानी को पता चला कि रॉ वाले उसके मुराद को पाकिस्तानी जेल से निकाल लाने को अहमियत नहीं दे रहे। उन्होंने डॉक्टर आमना को कालिया के इलाज के लिए ताबानी के जरिए अगवा करवाया था। यहाँ से ताबानी की खोपड़ी उलट गई। वो रॉ की दुश्मन और डॉक्टर आमना की बेटी बन गई। रॉ के डायरेक्टर जनरल से बड़ी सौदेबाजी हुई। उसने पहले डॉक्टर आमना को रिहाई दिलाकर लंदन पहुंचाया, फिर कालिया को इलाज के लिए वहां पहुंचाया। इस तरह ये वाज़ेह हो जाता है कि ताबानी अब भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। उसने सिर्फ मुराद को ही नहीं फरमान को भी कहीं रूपोश रहने का मौका दिया है। डायरेक्टर जनरल ने कहा, अब बिखरी हुई कड़ियां एक दूसरे से मिल रही हैं। डॉक्टर आमना, गॉडफादर हाशिम, ताबानी और फरमान सभी एक लड़ाई में पिरोए हुए हैं। इनमें ताबानी अमली तौर पर जाहिर हो रही है और फरमान रूपोश रहकर सियासी चालें चल रहा है। बाय द वे, क्या फरमान में सियासी सूझबूझ है? भारतीय डेस्क वाले ने कहा, बेशक वो चालबाज बन चुका होगा क्योंकि वो अमीर हमजा का दस्ते रास्त था। डायरेक्टर जनरल बोला, फिर तो फरमान को नजरअंदाज न करो, उसे पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में तलाश करो। उसकी तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और पिछली तमाम कारकर्दगी की मुकम्मल फाइल तैयार करो। एक ने कहा, सर, रॉ वाले शिल्पा के कातिल को बड़ी तुंदही से तलाश कर रहे हैं। मैं यकीन की हद तक अंदाजा कर रहा हूँ शिल्पा को फरमान ने ही कत्ल किया होगा। उनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। डायरेक्टर जनरल ने कहा, अपने सुराग रसानों से कहो फरमान को तलाश करने के लिए वो सब भारत में ज्यादा मुस्तैद रहें। क्या उसकी कोई वाज़ेह शनाख्त है? वो बोला, एक आम सी शनाख्त है। वो 6.5 फुट का जवान है। जिस्म ऐसा है जैसे सामने पहाड़ खड़ा हो। ऐसे कदावर और चट्टानी जिस्म वाले बॉडी बिल्डर और कई हो सकते हैं। शायद रॉ वाले हमें उसकी कोई खास शनाख्त बता सकेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, हम तो यही समझ रहे थे, लेकिन लंदन में कालिया मुतमईन है। हमें रात के वक्त एक लड़की की लाश मिली थी। जिस्मानी शनाख्त से अंदाजा होता है कि वो शिल्पा है। लेकिन दूसरी सुबह कालिया ने कहा, उसकी बेटी ने सुबह मुझसे फोन पर राब्ता किया था। ये मर्डर केस उलझा हुआ है। पूछा गया, उलझन क्या है, प्लीज वजाहत करें। वो बोला, कालिया का एक दस्ते रास्त पिताम्बर बजाज है। वो अंडरग्राउंड का गॉडफादर और एक सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। उसने दावा किया कि शिल्पा को कत्ल कर दिया गया है। उसकी और कालिया की जो अहम खुफिया दस्तावेजात हैं, अब वो पिताम्बर बजाज के पास हैं। उसने सबूत के तौर पर उन दस्तावेजात की फोटो स्टेट कॉपियां हमें भेजी थी। डीजी ने पूछा, क्या वो दस्तावेजात दुरुस्त हैं? कहा गया, दुरुस्त तो हैं, लेकिन अचानक ही पिताम्बर बजाज कहीं रूपोश हो गया है। किसी ने उसकी बेटी निर्मला को अगवा किया है, या तो वो किसी दुश्मन से सहमा हुआ है, या फिर बेटी को तलाश करने के लिए हमसे राब्ता नहीं कर रहा। डीजी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप कालिया को रास्ते से हटाकर उसे गॉडफादर और मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो आपकी रॉ की मदद से बेटी को तलाश कर सकता है। वो आपसे इतने फायदे हासिल न करके आपसे राब्ता खत्म कर चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको दुश्मन समझ रहा हो, या ये समझ रहा हो कि रॉ वालों ने उसकी बेटी को अगवा किया है। मातहत बोला, ये पिताम्बर बजाज की अपनी सोच हो सकती है, हम उससे कोई दुश्मनी नहीं कर रहे। डीजी ने कहा, मैंने जरूरी मालूमात हासिल करने के लिए आपको जहमत दी है। वो बोला, फरमाइए, हम तो एक दूसरे के लिए मालूमात का जरिया बनते रहे हैं। डायरेक्टर जनरल बोला, मैं डॉक्टर आमना के बेटे फरमान के मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम करना चाहता हूँ। वो बोला, अभी हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। कालिया को उसने अपाहिज बनाकर अस्पताल पहुंचा दिया है। उसकी बेटी शिल्पा को लंगड़ा कर दिया है।
ताबानी से मिलकर उसने अपनी माँ को यहाँ से रिहाई दिलाई और उसे लंदन पहुंचा दिया। उसके बाद ताबानी के साथ न जाने कहां रूपोश हो गया था। कल इत्तला मिली कि ताबानी पाकिस्तान में है, लेकिन फरमान लापता है। डीजी ने कहा, हो सकता है वो भारत में रह गया हो। वो बोला, वो अपने तमाम अहम काम निपटा चुका है, अब हमारे देश में रह कर क्या करेगा। डायरेक्टर जनरल ने कहा, गॉडफादर हाशिम भारत के किसी भी अंडरग्राउंड गॉडफादर से दुश्मनी करता रहता है। हो सकता है वो फरमान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। आइंदा गॉडफादर बनने वाले पीताम्बर बजाज की बेटी को अगवा करके उसे हरासा कर रहा हो। इंडियन डेस्क वाले ने कहा, आपकी बात दिल को लग रही है। हमने उसकी बेटी निर्मला को अगवा नहीं किया है, तो फिर फरमान ने ही ऐसा किया होगा ताकि बेटी की हिफाजत की खातिर बाप सामने आए और उसके हाथों हलाक हो जाए। आपने हमें गौर करने के लिए एक नई लाइन दी है, अब फरमान को तलाश करेंगे। डीजी ने कहा, एक और जहमत दूंगा, उसकी तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और कोई शनाख्त हो तो अभी फैक्स कर दें। वो बोला, दरअसल हमने इब्तिदा में फरमान को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। आपसे गुफ्तगू करने के बाद वो बहुत अहम हो गया है। जब वो पाकिस्तान की सरहद पार करके भारत आ रहा था तो उसे गाइड करने के लिए पूजा नामी एक लड़की और आजम बेग नामी एक शख्स था। फरमान नहीं जानता था कि आजम बेग हमारा जासूस है। उसने पहले ही फरमान की तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स हमारे पास भेज दिए और खुद राजस्थान के एक इलाके में मारा गया। डायरेक्टर जनरल ने कहा, आप उसकी तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स भेज दें। आजम बेग ने उसकी कोई खास शनाख्त बताई है? भारतीय डेस्क वाला बोला, इतना ही बताया था कि उसका जिस्म फौलाद की तरह सख्त है। जिस्म के कई हिस्सों पर ऐसे दाग हैं जैसे वो गर्म फौलादी सलाखों से मार खाता रहा हो। बड़ा सख्त जान है। डायरेक्टर जनरल बोला, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ताकतवर है तो फिर खतरनाक है। भारती बोला, आजम बेग ने उसके मिजाज के मुतालिक बताया था कि ठंडा दिमाग रखता है और ऐसा शर्मीला है कि लड़कियों से दूर रहता है। डीजी ने कहा, आपने बड़ी हद तक मालूमात फराहम की हैं। मैं आपके फैक्स का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, सी यू। उसने फोन बंद करके तमाम अफसरान को देखते हुए कहा, आपने लाउड स्पीकर के जरिए तमाम बातें सुनी हैं। एनी कमेंट्स? एक अफसर ने कहा, ताबानी तो खासी अहम है, लेकिन अब फरमान बहुत ही खतरनाक हद तक अहम लग रहा है। दूसरे ने कहा, अब ये भारत में हमारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, वो अपनी कब्र में भी छुपा हो तो उसे खोद कर निकालें। भारत की एक एजेंसी के सरबराह ने कहा, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इस इजलास के खत्म होते ही भारत में हमारे तमाम जासूस एक्शन में आ जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ने कहा, इजलास को खत्म होना चाहिए। ताबानी और फरमान की अहमियत बहुत बढ़ गई है। उनकी गिरफ्तारी से हमें इलेक्शन में नाकामी की वजूहात मालूम हो जाएंगी। वो सब इजलास के इख्तिताम की तायद करने वाले थे। उस वक्त लंदन एजेंसी के सरबराह ने फोन कॉल मौसूल की। फोन पर कहा, यस, मैं जॉर्ज साइमन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसके एक सुराग रसा ने कहा, सर शमशीर सिंह कालिया को अस्पताल से अगवा कर लिया गया है। वो बोला, व्हाट? ये कैसे हुआ? उसे कब अगवा किया गया? दूसरी तरफ से सुराग रसा ने कहा, अभी 10 मिनट पहले हमें इत्तला मिली है। पुलिस और लंदन के सुराग रसा वहाँ तफ्तीश कर रहे हैं। क्या तुमने मालूम किया है कि अगवा के वक्त डॉक्टर आमना कहाँ थी? वो बोला, यस सर, वो ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रही थी। वो 2 ऑपरेशन के सिलसिले में वहाँ 3 घंटे मसरूफ रही। जॉर्ज साइमन बोला, ब्लैक लिस्ट में जितने मुजरिम हैं उनका मुहासबा करो, जितने जराइम के अड्डे हैं वहाँ खुफिया तौर से मालूमात हासिल करो। मैं थोड़ी देर के बाद राब्ता करूंगा। उसने फोन बंद किया। डायरेक्टर जनरल ने कहा, डॉक्टर आमना के खिलाफ तफ्तीश करके वक्त जाया किया जाएगा। वारदात के वक्त वो अस्पताल में अपने फराइज अदा कर रही थी। इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ ये नहीं कहा जा सकता कि उसने खुद मसरूफ रहकर ये वारदात करवाई है। साइमन बोला, और फिर क्यों कराएगी? पेशे के लिहाज से उसकी दयानतदारी का बेदाग रिकॉर्ड है। वो दुश्मनों का इलाज भी फर्ज शनासी और दिलजोई से करती है। लंदन की एजेंसी के सरबराह ने कहा, ये मुजरिमों की आपस की दुश्मनी हो सकती है। अंडरग्राउंड माफिया के बड़े अब कालिया को खत्म करके उसकी जगह दूसरा गॉड फादर लाएं। ये इत्तला हमें मिल चुकी है कि शिल्पा को गॉड मदर या गॉड सिस्टर बनाने के सिलसिले में एतराजात हो रहे हैं। वहाँ पीताम्बर बजाज के गॉड फादर बनने का चांस है। डायरेक्टर जनरल ने कहा, बेशक पीताम्बर बजाज का किरदार मशकूक है। वो रॉ वालों को अहम दस्तावेजात देने का वादा करके रूपोश हो गया था। यानी अंडरग्राउंड माफिया वाले अब रॉ के साथ ताउन से गुरेज कर रहे हैं। रॉ और अंडरवर्ल्ड माफिया के दरमियान कुछ ऐसे झगड़े हैं जिसे हमें समझना होगा। साइमन ने कहा, उनके बाहमी झगड़ों का इशारा मिलता है। उधर उसकी बेटी निर्मला का अगवा किया गया है। उसके जवाब में कालिया को अगवा किया गया है, क्योंकि रॉ वाले कालिया को बहुत अहमियत देते हैं।
उन्होंने पीताम्बर बजाज को दबाव में रखने के लिए उसकी बेटी को अगवा किया होगा। रॉ का ये मुतालबा भी होगा कि पीताम्बर बजाज वो अहम कागजात उनके हवाले करे। डायरेक्टर जनरल ने कहा, हालात का ये तज्जिया दुरुस्त हो सकता है, लेकिन हम टेबल पर बैठकर अपने नुक्ता नजर से तज्जिया कर रहे हैं। बेहतर है पाकिस्तान, भारत और लंदन से ताल्लुक रखने वाले अफसरान उन ममालिक में जाकर सही सूरत हाल मालूम करें। इजलास खत्म हो गया। वो सब सही सूरत हाल से बेखबर थे। जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा था, और जो हो रहा था उसे मालूम करने के लिए आइंदा भटकते रहने वाले थे। कालिया का अगवा होना अहम था, लेकिन उससे ज्यादा ये बात अहम थी कि पाकिस्तान में उनका खुफिया हाथ नाकाम क्यों हुआ। असेंबली में दुर्दाना की अक्सरियत कम करने वाला कौन है? वो दरअसल मैं था। तलाश करने वालों से दूर था। अगरचे दूर नहीं था, मुंबई शहर के एक बंगले में था। चूंकि नजर नहीं आ रहा था और हाथ नहीं आ सकता था, लिहाजा उनके लिए दूर जा चुका था। निर्मला जब तक बेहोश रही, मैंने और बीना ने उसके चेहरे पर आर्जी मेकअप कर दिया। उस बंगले के हर कमरे और बाथरूम से छोटे बड़े आईने हटा दिए। उसके बेड के सरहाने एक ग्लास ऑरेंज जूस रखा। जूस में थोड़ा सा सिंदूर मिला दिया। हिंदू औरत मांग में सिंदूर भरने के बाद सुहागन कहलाती है। वही सिंदूर हलक से नीचे उतरे तो कुछ अरसे के लिए आवाज से महरूम हो जाती है। बोलना चाहती है मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकलती। हम नहीं चाहते थे कि वो शोर मचाए। उसे खामोश रखने के लिए इसी तरीके पर अमल किया गया। बीना ने एक छोटे से कागज पर हिंदी जबान में लिखा, डॉक्टर ने कहा है होश में आने के बाद जूस पीना चाहिए। तुमने डॉक्टर की हिदायत पर अमल न किया तो तुम्हारे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बाहर से बंद रखे जाएंगे। जूस पीने के बाद दरवाजे पर दस्तक दोगी तो उसे खोल दिया जाएगा। उसने वो पर्ची लिखकर जूस के पास रख दी। हमने कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। बीना उसके बाप पीताम्बर बजाज से निमटने चली गई। मैं दूसरे कमरे में आकर एक सोफे पर बैठ गया। सोचने लगा, अगरचे मैंने भारत में रहकर पाकिस्तान में दुर्दाना की सियासी बाजी उलट दी है, उसके बावजूद मुझे अपने वतन में रहना चाहिए। मेरी दीदी को किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। मेरे ख्यालात मुंतशिर थे। ज़हन ये भी समझाता था कि फराइज की अदायगी कहीं भी रहकर की जा सकती है। अपनी दीदी और अंकल हाशिम से मिलना एक जज्बाती सी बात है। भारत में बीना के साथ रहकर उसके ताउन से पाकिस्तान में सियासी कामयाबियां हासिल करने के अलावा रॉ और अंडरग्राउंड माफिया के मुतालिक बहुत कुछ मालूम करता जा रहा हूँ। अब तो मुझे सरहद पार करने के कई हथकंडे मालूम हो चुके हैं। मैं जब चाहता तन्हा किसी भी दिन पाकिस्तान पहुंच सकता था। वो कालिया जिसने मेरी पैदाइश से पहले मेरी अम्मी को बदनाम किया था और उन्हें मेरे बाप की कोठी से निकलवाया था, उसे मैंने अपाहिज बना दिया था और उसी की मक्कार बेटी को जहन्नम में पहुंचा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बीना उन बाप बेटी से निजात हासिल कर चुकी थी। उसने निजात के लिए मेरा सहारा लिया। मैंने उसके सहारे रॉ के वो तमाम अहम राज हासिल कर लिए जो उन बाप बेटी ने छुपा रखे थे। मैं और बीना आइंदा भी एक दूसरे के ताउन से बेहतरीन कामयाबियां हासिल कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।